मेरे सभी साथियों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम इसमें क्लास 8 का बुक जियोग्राफी पढ़ेंगे। नए लोगों को मैं बता दूं, यह बुक JCERT क्लास 8 का बुक है जियोग्राफी। इसके पहले मैंने 6, 7 के सभी बुक को मैं सही से डिटेल से पढ़ाया है। अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सभी वीडियो को जो भी झारखंड से रिलेटेड है, झारखंड के स्कूल में जो बुक चल रहा है उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एग्जामिनर जिसमें क्वेश्चन बनाता है तो सबसे पहले उस स्टेट की उस बुक पर फोकस करता है जो वहाँ के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग का टॉपिक है यहाँ पर संसाधन। संसाधन क्या होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे आज हम लोग, ठीक है। देखिए, साजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। साजिया क्या कर रही थी? उसके घर में जो नल लगा हुआ था उससे बार बार वो खेल रही थी, जैसा कि अक्सर हम लोग करते हैं। पानी अगर इसको हम लोग देखें तो इसका मतलब साफ लग रहा है, भले साजिया खेल रही थी लेकिन यहाँ पर पानी का बर्बादी हो रहा है। अब क्या हुआ? यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। साजिया सोचने लगी संसाधन क्या है। अब सजिया का बच्चा मन क्या सोचने लगी कि संसाधन क्या है जिसको मेरे दादाजी ने बोला है कि इसको बर्बाद मत करो, ठीक है। आगे है, हमारे चारों ओर नजर आने वाले हमारे लिए उपयोगी एवं हमारे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन डिफिनेशन मिला है कि आखिर संसाधन कहते किसको है। जैसा कि सजिया के मन में यह प्रश्न उठा, तो संसाधन किसको कहते हैं? हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है। अपनी नजर उठाकर देखिए, जो भी आपके घर के अगल बगल में जो भी चीज आपको नजर आता है, जैसे वो प्लास्टिक का बोतल हो गया, चाहे पेड़ पौधे हो गए, चाहे कॉपी किताब हो गया, कपड़े हो गए, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, मिट्टी हो गया, बालू है, पानी है, ये सभी चीज जो हमारी क्या करती है, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधन कहते हैं। इसमें हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन, पानी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पानी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कपड़े धोने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं। तो ये पानी क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है, ठीक है। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने में हरी सब्जियां एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी क्या है? संसाधन है। हम लोग स्कूल जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिक्शा और मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं। पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक है हमारे लिए, खाने के लिए सब्जी है, अनाज है, ये सभी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। संसाधन को डिटेल से बताने के लिए कहा गया है। संसाधन शब्द कहाँ से आया है? अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है संसाधन। यह बना किससे है? ये दो शब्दों री अर्थात पुनः तथा सोर्सेस अर्थात साधन के मिलने से बना है। दो शब्द के बना हुआ है, जिसे क्या क्या है? एक हो गया पुनः, दूसरा हो गया साधन, ठीक है। दो चीज रिसोर्स के मिलकर के क्या बना है? रिसोर्सेस, ठीक है। आगे है, पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्या है? अब अगर गौर करेंगे तो ये सभी में एक जैसा आपको क्या नजर आ रहा है? तो ये सभी चीजें हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। यहाँ पर मूल्य का मतलब प्राइस नहीं है, मूल्य का अर्थ क्या हो गया? महत्व होता है। यहाँ पर अगर आपके महत्व का कोई चीज है तो उसको हम लोग संसाधन बोलेंगे। अगर आप उसको उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम संसाधन बोलेंगे। अगर आपके लिए उपयोगी नहीं है तो उसको हम लोग संसाधन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है, ठीक है। आप जिस तरह से उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं, उसी से उसका जो मूल्य है वह पता। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं।
संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य मतलब क्या हो गया? पैसे का मूल्य। यहाँ पर समझें इस तरह से, सभी संसाधन जो है मूल्यवान होता है, चाहे संसाधनों का आर्थिक मूल्य में अंतर हो सकता हो। जैसे सोना का मूल्य अधिक हो सकता है, लोहा का कम हो सकता है, लेकिन सभी अपने जगह पर उपयोगी है, सभी का अपना महत्व है। जबकि एक मनोरम भू दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, कुछ संसाधन जैसे कि अगर हम सुई का बात करें तो हमारे लिए तब मूल्यवान होगा जब हमको कपड़ा सीना होगा। अगर सुई उस समय आपके पास उपलब्ध नहीं है, उस समय अगर आपके पास तलवार उपलब्ध है तो वह आपके लिए मूल्यवान नहीं है। यहाँ पर आपको सुई का जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक रूप से संसाधन का। जैसे कि यहाँ देखिए, दादी माँ के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि ये पेटेंट, विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहने के मतलब है, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है, पेटेंट का मतलब क्या होता है पहले उसको समझिए। देखिए, पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होना। हम इसको क्लियर करके समझाते हैं, इस तरह से समझिए, इस तरह से समझिए कहना क्या चाह रहा है। पेटेंट का मतलब आखिर होता क्या है? आपने किसी चीज का आविष्कार किया, खोज किया, अब आप चाह रहे हैं कि आपने इस खोज में बहुत सारा मेहनत लगाया, हो सकता है आपने उस पर पैसे भी खर्च किए होंगे, तो अब क्या करेंगे, अब उससे आप फायदा कमाना चाहेंगे। तो फायदा कमाने के लिए क्या किया जाता है? पेटेंट करवाया जाता है कि ये सामान जो है वो मैंने बनाया है, जो भी इस सामान को बनाएगा उसका रॉयल्टी के रूप में हमको देना पड़ेगा। जितना भी पैसा आप कमाओगे उसमें कुछ परसेंटेज हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसी को पेटेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दादी माँ का जो नुस्खा होता है, जैसे कि कुछ दवा, अभी अगर आपको सर्दी हो जाएगा तो क्या करती है दादी माँ? 2-3 नुस्खे हैं कि लहसुन को जो है सरसों तेल में गर्म करके माथे में या तो पैर वगैरह में लगाओ, ठीक हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। अब ये जो है सो घर का है, इसमें कोई मूल्य आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसी नुस्खे को अगर हम पेटेंट करवा दें और पेटेंट करवा करके मेडिकल फॉर्म में बेच दें, तो जो भी मूल्य उससे प्राप्त होगा, जो भी पैसे प्राप्त होगा, उसमें से कुछ भाग दादी जी को मिलेंगे। क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? हाँ, हम समझते हैं। यदि हाँ तो ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। हम तो समझते हैं कि संसाधन जो है प्राकृतिक रूप से उपहार के रूप में हम लोग को मिला हुआ है, लेकिन सारे संसाधन हमारे लिए उपहार के रूप में नहीं मिले हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कपड़ा, हम लोग ऊन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऊन हो सकता है हम लोग भेड़ से भी प्राप्त करते हैं, भेड़ से प्राप्त कर सकते हैं, जूट से बनाते हैं। तो ये ऊन तो था नहीं, हम लोगों ने उसका क्या किया, आविष्कार किया, खुद से उसका रूपांतरण करके बनाया। पहले जो है लोहा था, लोहा इसके अर्थ पर था, उसको हमने क्या किया, बदल करके सबसे पहले लोहा बनाया शुद्ध करके। अब उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं। तो ये संसाधन हमने क्या किया, अपने से बनाया है। तो संसाधन मानवीय क्रियाओं का भी परिणाम होता है, जो हमने क्रिया करके बनाया है वो। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। मनुष्य जो है, जो भी पदार्थ है हमारे यहाँ, उसको हम लोग क्या करते हैं, संसाधन में परिवर्तित करते हैं, जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समय सूर्य तो था, लेकिन उससे सूर्य से हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं। तो ये हमने बनाया और अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने के लिए करता था। किसको? सूर्य का जो प्रकाश है उसको। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जितना मतलब संसाधन बनाएंगे, उससे एक नए नए आविष्कार बनते जाते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होता है और हम लोग नए नए संसाधन का खोज करते जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। एक सवाल यहाँ पर है, देखिए क्या बोला गया है,
मनुष्य विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। मनुष्य अपने ज्ञान से, अपने विचार से और अपने आविष्कार से क्या करते हैं? नए नए संसाधन बनाते हैं। अब प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जितना भी हम लोग खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उससे एक और नया आविष्कार हो रहा है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, ज्ञान से नए आविष्कार कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य अपने आप में एक नया संसाधन है। इस प्रकार संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के? दो प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। पहला है संसाधन के प्रकार। देखिए 3 प्रकार के संसाधन होगा यहाँ पर क्या क्या? एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। 3 प्रकार का संसाधन यहाँ पे बताया गया है। ठीक, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। किसी भी चीज को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में जो भी हम लोग नया ज्ञान देते हैं, लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं, यानी खोज कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। सबसे पहले संसाधन के प्रकार है। पहला संसाधन का प्रकार आपका होगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। मानव खुद से एक संसाधन है, तो भी हो गया। आगे अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अगर प्राकृतिक संसाधन का बात करें तो पहला उत्पत्ति के आधार पर जो पहले से उत्पन्न था यहाँ पर, उसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक अजैव संसाधन, एक होता है जैव संसाधन। अजैव संसाधन हम उसको बोलेंगे जिसमें जीव नहीं होता है, जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज क्या है? अजैव संसाधन है। अरे एक हो जैव संसाधन। जैव संसाधन में कौन कौन आ जाएंगे? जीवित प्राणी लोग आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी इसी में आएंगे। ठीक है। उसके बाद है विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन। क्या है? एक होता है वास्तविक संसाधन, एक होता है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसको बोलेंगे? वास्तविक संसाधन हम बोलेंगे जो वास्तव में संसाधन है हमारे अर्थ पर। जैसे लोहा हो गया एक संसाधन, वास्तव में यहाँ पर है। और एक होता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन हम किसको बोलेंगे? अगर आपने नया खोज किया, नया ज्ञान से आपने उसी लोहे से नई चीजों की संभावनाओं की खोज की, तो उसको हम किस में रखेंगे? संभाव्य संसाधन में। यानी अभी उस चीज का खोज नहीं हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ आशा व्यक्त किया है, विचार व्यक्त किया है कि हम इस तरह का आगे भविष्य में करेंगे, तो हो गया संभाव्य संसाधन। ठीक है। अब हो गया उपयोग के आधार पर। एक होता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, एक होता है चक्रीय संसाधन। एक एक करके सभी पढ़ेंगे हम लोग। और एक होता है वितरण के आधार पर, यानी सर्वव्यापक संसाधन। एक होता है स्थानीय संसाधन। स्थानीय संसाधन मतलब हो गया किसी एक स्थान विशेष पर जो है ये चीजें मिलना। और सर्वव्यापक संसाधन मतलब हर जगह। अगर मिट्टी का बात करें तो हर जगह मिट्टी आपको मिल जाएंगे, हर देश में। लेकिन अगर कोयले का बात करें तो कोयले आपको कहाँ ज्यादा मिलेंगे? झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्रों में। तो एक स्थान फिक्स है इस चीजों का। सोना कहाँ ज्यादा मिलेगा? तो उसके लिए कर्नाटक हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सभी चीजें फिक्स है। तो हो गया स्थानिक संसाधन के अंतर्गत। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन हम किसको बोलेंगे? वैसे संसाधन जो हम लोग को प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, पहले से मिल रहा है, और इसको बिना किसी संशोधन के हम लोग उपयोग में लाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे नदियों और झील का जल हम लोग ज्यादा इसमें चेंज नहीं करके क्या करते हैं? उसको उपयोग में लाते हैं। मृदा हो गया, खनिज हो गया, वन और वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। इसको समझने का जरूरत नहीं है ज्यादा, जितना हमने बताया उतना काफी हो जाएगा। अब है इन सब संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे खनिज का उपयोग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को किसी औजार का या फिर नई प्रौद्योगिकी का जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें खनिज से, लौह अयस्क हमारे पास है। लौह अयस्क से हमने क्या किया? सबसे पहले प्रौद्योगिकी से हमने क्या किया? लोहे में जो भी गंदगी था उसको बाहर निकाल कर लोहा बनाया लौह अयस्क से। तो ये हमने खोज करके तो लोहा बनाया,
नहीं तो लो गैस है जिसमें मिट्टी है, बहुत सारे गंदे पदार्थ उसमें ऑलरेडी हैं। अगर हम उसको शुद्ध करने के लिए जानकारी नहीं रखते तो क्या हम लोग उस खनिज का उपयोग कर पाते? तो नहीं कर पाते। प्राकृतिक संसाधनों को उसके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम भंडार का वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप एक बार इस वीडियो को और देखेंगे, डिटेल से आप इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे क्या बोल रहा है, विकास और उपयोग के आधार पर जो है कौन कौन सा मैंने बताया, एक होता है वास्तविक संसाधन, दूसरा है संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन वह होता है, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और इसका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है, वास्तविक संसाधन जो वास्तव में हमारे पास है, जिसका उपयोग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध है, वे सभी वास्तविक संसाधन के रूप में आएंगे। जैसे पश्चिम एशिया में खनिज तेल हो गया, वही दुबई हो गया, और भी अरब कंट्री जो है उसमें, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोला बॉक्साइट, सभी वास्तविक संसाधन है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी चीजें पता है। एक होता है संभाव्य संसाधन, इसको क्या बोलेंगे, वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। ठीक है, हमने संभाव्य संसाधन को इस तरह से याद करना है कि संभावना है कि इन चीजों को हम इस काम में लगाएंगे। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया, लोन लेते समय आपके पास बहुत सारे विचार है कि इस क्षेत्र में हम लोग पैसा लगाएंगे और वहां से हम प्रॉफिट कमाएंगे। उसी तरह संभाव्य संसाधन भी है कि हम लोग अभी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इस चीज से हम इसको ये बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से हम लोग ईंधन बनाएंगे, ये संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत मात्रा में अभी हम लोग नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम लोग का जो प्रौद्योगिकी है इतना ज्यादा नहीं हो पाया, सही से विकास नहीं हो पाया है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रहा है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाले मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। देखिए, संभाव्य संसाधन जो वास्तविक संसाधन मतलब संभाव्य संसाधन है, आने वाले समय में वह भी वास्तविक संसाधन हो सकता है। जैसे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हम क्या जानते थे, हवा से हम लोग बिजली नहीं बनाना जानते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उस समय हमारे लिए वह संभाव्य संसाधन था। हम लोग संभावना व्यक्त करते थे कि हम लोग इससे बिजली बनाएंगे, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, हम लोग उससे बिजली ऑलरेडी बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वास्तविक संसाधन हो गया। ठीक, आगे है, अब है उत्पत्ति के आधार पर। जैसा उत्पत्ति के आधार पर हो गया अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन में कौन कौन से आएंगे, अजैव संसाधन निर्जीव संसाधन हो गए, जैसे मृदा हो गया, चट्टान, हवा, जल आदि हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव हो गए, पौधे, जंतु, मानव आदि जो है वह जैव संसाधन हो गए। इसमें ज्यादा कुछ जानने का जरूरत है नहीं, जैसा कि आपके बुक में भी नहीं बताया है, लेकिन ज्यादा उपयोगित यहाँ पर ये होता है। ये देखिए टॉपिक यहाँ पर है, उपयोग के आधार पर जो है नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला आता है नवीकरणीय संसाधन के बारे में। वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उसका दोबारा प्रयोग किया जाता है। जैसे नवीकरणीय के से नहीं लग रहा है, नया बनाना, पुराना था उसको नया करके बना देना दोबारा। नवीकरणीय में वही होता है कि वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिसको हम शीघ्रता से बना सकते हैं, जिसका दोबारा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इन्हीं में से कुछ है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आज हम बैटरी चार्ज किए, खत्म हो गया, दूसरे दिन फिर सनराइज होगा, फिर से हम चार्ज करेंगे, फिर से खत्म होगा, फिर चार्ज करेंगे। लेकिन अगर यही कोयले का बात करें, कोयले एक बार जल जाने के बाद इसको बनने में हजारों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। नवीकरणीय संसाधन की बहुत सारा है, जितना खत्म कर सकते हैं ऐसा है। देखिए, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है,
जल, मृदा, वन जैसे नवीकरणीय संसाधनों को लापरवाही से किया गया उपयोग उसके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पर एक बात और आ रहा है, जल से भी हम लोग नवी क्या कर सकते हैं, बिजली बनाते हैं। मिट्टी की भरमार है हमारे पास, वन भी बहुत सारे मात्रा में है, इसको हम नवीकरणीय संसाधन के रूप में रखते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए तो जल का अधिक बर्बादी, क्या नहीं लगता है कि अभी जो नवीकरणीय संसाधन बनाते हैं उससे वो कमी आ सकती है उसमें? तो हाँ, आ सकती है। दूसरा मिट्टी है, मिट्टी पे इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो क्या नहीं लग रहा है कि मिट्टी का जो वास्तविक अस्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा? अगर उपजाऊ मिट्टी है तो बंजर बन जाए। तो हो सकता है नवीकरणीय संसाधनों में ये 3 संसाधन जो है, जल, मृदा एवं वन जो है, हो सकता है कि लापरवाही से इसका हम लोग उपयोग करें तो भंडार पर क्या होगा, प्रभावित कर सकता है। यहाँ है जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी एवं प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही है, बहुत बड़ी समस्या है। अब अगला है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिसके भंडार सीमित है, यानी एक सीमा भर ही है। एक बार समाप्त हो जाने के बाद इसके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। लाख वर्ष तक कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। तो मानव का जो जीवन काल है उससे बहुत ज्यादा समय लगेगा ये अनवीकरणीय संसाधन जो है वो। जैसे पेट्रोलियम हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी उदाहरण है अनवीकरणीय संसाधन का। तो ये क्या है, ये सीमित मात्रा में है। नवीकरणीय असीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन जो है सीमित मात्रा में। ठीक है, अगला है चक्रीय संसाधन, इसको समझेंगे। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, चक्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे जल का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं जल का बार बार? बर्फ से हमने क्या किया, जल बनाया, जल से क्या बनाया, गैस बनाया, गैस फिर ठंडा होगा, क्या होगा, जल बनेगा, जल फिर बर्फ बनेगा। तो ये चक्रीय संसाधन हो गया। ठीक है, इसको चक्रीय संसाधन सही समझ में आ गया। अगला है वितरण के आधार पर, अरे सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, इसको एक एक करके समझते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। सर्वव्यापक मतलब तोड़ के इसको पढ़िए, सभी जगह पर उपलब्ध होना सर्वव्यापक कहलाता है। तो वायु जो है सभी जगह पर उपलब्ध है, तो उसको लोग सर्वव्यापक संसाधन में रखते हैं। अगला दूसरा है वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह, तांबा, ये सभी कौन से संसाधन हो गए, स्थानिक संसाधन, एक स्थान विशेष पर ही ये पाए जाते हैं, जिसको हम स्थानिक संसाधन के रूप में देखेंगे। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब क्या बोला गया है कि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता मतलब भिन्न भिन्न पर, मतलब कह सकते हैं कि जहाँ कोई क्षेत्र अगर अर्थ पर देखें वहां पर बहुत सारा जल है तो कहीं पर सुखाड़ है, तो भिन्नता पाया जाता है। उस किसके ऊपर निर्भर करेगा, भूभाग, वहाँ का जलवायु, वह कितना ऊंचा है। बहुत ऊंचाई पर अगर चल जाए हम एवरेस्ट पर, वहां पानी थोड़ी मिलेगा आपको, बर्फ मिलेगा। तो उसके भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है, यही कहा गया है इसमें। देखिए, मानव संसाधन का अर्थ होता है व्यक्तियों की संख्या का साथ साथ उसकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता से है। मानव संसाधन किसको हम बोलेंगे, एक थर्ड पार्ट था ना मानव संसाधन, उसमें किसको हम बोलेंगे, तो मानव संसाधन का अर्थ होता है व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता से है। मूल्यतः मनुष्य की योग्यता ही किसी भी भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा देश है, अगर वहां के लोगों का जो दिमाग है वो मंद बुद्धि है, तो वो नई चीजों का आविष्कार नहीं कर पाएगा, मानव संसाधन बहुत ज्यादा नहीं बना पाएंगे। तो मानव संसाधन का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ये बोला गया है कि किसी का शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता के का जो है योग्यता है, उसी पर हम क्या बोलेंगे, मानव संसाधन बोलेंगे। अब यहाँ पे मानव संसाधन एक बार और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मानव निर्मित संसाधन पहले पढ़ लेते हैं।
जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उसको प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है और नई वस्तुएं निर्मित होती है, उसको मानव संसाधन निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित संसाधन को हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। तो मानव कहाँ से निर्मित करेगा? जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हो पहले से वस्तु में, उसी में जो है अपना ज्ञान लगा करके जो नया चीज खोज करेगा। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जिससे लौह एक प्राकृतिक संसाधन है। इससे लोहा का निष्कर्षण कर मशीन बनाना, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। ये क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी यानी जो खोज हम लोग करते हैं वह भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब बोलोगे सर यह किसी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत रख देंगे, तो भाई जानवर खोज के दिखाए कुछ नहीं खोज पाता है, तो ज्ञान जो है वह भी तो एक तरह का संसाधन हम लोग के लिए है, तो मानव निर्मित संसाधन के रूप में इसको हम लोग रखेंगे। अब होता है अगला मानव संसाधन। मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। ठीक है, मानसिक शक्ति का विकास कैसे होगा? तकनीक जो आप उपलब्ध है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका कौशल अच्छा है, तो मानसिक शक्ति का विकास हो जाएगा। और मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को ही हम लोग मानव संसाधन बोलते हैं। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं कि लायक बनता है। जैसे देश में युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी में चलाई जा रही है, ताकि लोगों में कौशल दिया जा सके। ठीक है, देखिए संसाधन भूगोल का जनक जीमन मैन को कहा जाता है। अब संसाधन संरक्षण, अगर संसाधन इतना उपयोगी है तो इसका संरक्षण करना भी तो जरूरी है। अगर हम लोग नहीं उसका मतलब संरक्षण करेंगे, आदमी बचाव नहीं करेंगे, इसका रक्षा नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा जब संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। कुछ संसाधन, सारे संसाधन नहीं समाप्त हो सकते। जैसे देखिए आगे, हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। पहले जहाँ बहुत कम लोग थे, अब आबादी बढ़ने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी संसाधन हम लोग के पास है, अनवीकरणीय संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीजें, उसका अधिक रूप से हम लोग दोहन कर रहे हैं, ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है। अतः संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण किसको बोलेंगे? यहाँ पे डिफिनेशन है, देखिए, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जो भी है कम मात्रा में कीजिए, कोयला, पेट्रोलियम का, लेकिन नया चीज का खोज करके उसका उपयोग कीजिए, तब क्या होगा? ये संसाधन का हम लोग क्या करें? बचाव इस तरह से कर रहे हैं। संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उसका उपयोग ना कर बचाया जाए। अब संरक्षण का उपयोग यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है कि संरक्षण का मतलब यह नहीं होता है कि अगर आपको उपयोग कर मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग है उसका, यानी ज़रूरत है, फिर भी अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे तो ये संरक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। आप उससे उसका उपयोग कीजिए, लेकिन जो अनावश्यक जो उपयोग कर रहे हैं, जैसे भी ऊपर में साजिया पानी वो बहा करके कर रही थी, वो नहीं करना है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जिसे इस तरह से क्या बोल रहे हैं? संसाधनों के उपयोग करने की जो आवश्यकता है, ये ध्यान रखना कि हमको जितना उपयोग करना है बहुत कम मात्रा में उपयोग करना है, जरूरत है उतना ही, और भविष्य के लिए भी बचाते रखना, उसी को हम क्या बोलेंगे? सतत पोषीय विकास बोलेंगे। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना उपयोग दे सकता है, योगदान दे सकता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहा है उसको कम उपयोग कीजिए। पुनः चक्रण, जहाँ पे पानी का बात हो सकता है कि पानी जो है पुनः चक्रण के में करके उपयोग कीजिए आराम से।
ठीक है, संरक्षण इस तरह से कर सकते हैं। आगे, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित हो जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब देखिए क्या बोला है कि हम यहाँ के निवासी हैं, अर्थ के निवासी हम लोग हैं, निवास करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग का ये दायित्व तो बनता है कि भविष्य का जो पेड़ पौधे का परितंत्र है, परितंत्र के पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, जाकर देख सकते हैं उसका सुरक्षा करना हम लोग का दायित्व है। और यह भी सुनिश्चित करना है, हमारा कर्तव्य भी है कि नवीकरणीय संसाधनों का जो है सतत पोषणीय उपयोग होना चाहिए। पृथ्वी का जो जीवन की विविधता को सुरक्षित भी रखना है, इसके अलावा प्रकृति को बहुत कम मात्रा में भी हानि पहुंचाना है। ठीक है, आगे है संसाधनों का सही ढंग से उपयोग, ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके। सतत विकास की अवधारणा मूल रूप से 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन के सामने आई। जैसे क्या बोल रहा है कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हम इस तरह से करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उपयोग कर सके उसका। जैसे हम लोग टाइगर रिजर्व क्यों बनाते हैं? पहले बहुत मात्रा में टाइगर था, बहुत ज्यादा टाइगर था, लेकिन अधिक मात्रा में शिकार हो जाने के कारण उसकी संख्या कम होने लगी। अब हम लोग चाह रहे हैं कि पारितंत्र में टाइगर का भी अस्तित्व हो, आने वाली पीढ़ियां देखें कि टाइगर होता क्या है। जैसे कि हम लोगों की पीढ़ियां, हम लोगों ने डायनासोर क्या होता है उसको नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों को पीढ़ियां टाइगर देखे। इसके लिए बचाव करना है। अभी जो कोयला अगर नहीं रहेगा, अगर बचाव नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को हम ये नहीं बोल सकते कि कोयला इस तरह से होता है था, पेट्रोल इस तरह से होता था, इसका ऐसा उपयोग होता था। तो इसीलिए बचाव करना है। तो इस पर सबसे बड़ा कदम कब लिया गया? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने रखा गया, यानी पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जहाँ पे बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जहाँ पे पृथ्वी के बारे में सोचने के लिए विचार रखा गया। देखिए, सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ सिद्धांत है, जैसे मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, जीवन जो है पृथ्वी का उसको मतलब उसकी विविधता को भी संरक्षित करना है। जैव विविधता का संरक्षण करने का मतलब ये हो गया कि अभी जो अस्तित्व में है, जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, पेड़ पौधे हो गए, हम लोग हो गए, टाइगर हो गए, उस सभी को बचाना है। टाइगर अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? जंगल में जानवर जो है, घास खाने वाले जानवर बढ़ जाएंगे, घास खाने वाले जानवर जो है अगर बढ़ गया तो पेड़ पौधे कम होंगे, अब पेड़ पौधे कम हो गए तो जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो कमी हो जाएगा। तो इसीलिए जैव विविधता का बचाव करना है। आगे है प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, जो भी संसाधन प्राकृतिक रूप से हम लोग को मिला है उसको सही से उपयोग करना। सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, जो हम लोग के सांस्कृतिक है उसका भी जो विविधता पाया जाता है उसका भी संरक्षण करना है। संसाधनों का पुनः उपयोग करके बचा सकते हैं। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, हम लोग पर्यावरण को अपना फैमिली माने, व्यक्तिगत रूप से माने, ये ना सोचें कि हम आज जो है कुछ सेवा पर्यावरण को कर दिए अब बाकी का जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं समझना है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य भी बनाना, लोगों को जागरूक बनाना, और इस योग्य बनाए लोगों को कि वह पर्यावरण का भी रक्षा कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर आ गया। चलिए यह अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, समाप्त हो जाता है। अगर आपने सही से इसको समझ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों में भी हो सके तो शेयर कर दीजिए। यह झारखंड का एकमात्र चैनल है जहाँ पे झारखंड की किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा आने वाले एग्जामों में। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।